हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 आरबीएससी का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स से हमारे पास में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 1 नंबर में तो एक क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बुक्स के पूरे टॉपिक लिखे हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे डेफिनेशन लिखी है और डेफिनेशन को मैंने इधर लिख दिया, अपनी बुक में है नहीं। तो डेफिनेशन क्या है देखिए, एक आयताकार या वर्गाकार विन्यास एरे है ना, आयताकार या वर्गाकार को विन्यास होगा और किस टाइप से होगा। देखो, जो भी मैट्रिक्स होती है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ना, ए हो सकता है, बी हो सकता है, अल्फाबेट में कोई सा भी अक्षर हो उसको कैपिटल से डिनोट करते हैं। मैंने ए से डिनोट किया। और आयताकार विन्यास कैसे, सपोज ऐसा हो सकता है या वर्गाकार हो सकता है, कैसा भी एक विन्यास होगा। तो क्या कह रहा है, आयताकार या वर्गाकार, आयताकार या वर्गाकार विन्यास जिसमें पंक्तियों और स्तंभों में किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याएं लिखी हो। इनके अंदर पंक्तियों और स्तंभों में निश्चित संख्याएं लिखी होगी। अब देखो ऐसा समझो आप, जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ऐसे डिनोट किया और इस प्रकार के सिंबल में मैंने कुछ नंबर लिखे। और कैसे लिखे, तो यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो नंबर लिखे हैं मैंने, ये जो नंबर लिखे हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या अवयव। एलिमेंट्स या अवयव क्या बोलते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो अपने को आडी लाइन दी हुई है ना, आडी लाइन जो दी हुई है इसको बोलते हैं रो, R1 R2 और ये R3। ठीक है, ये जो लाइन दी हुई है हमें, ये इसको बोलते हैं R1 R2 R3। और ये जो ऊपर लाइन दी गई है इसको बोलते हैं C1 C2 C3, यानी कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लिखते हैं हम, वो अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या लिखते हैं और किस टाइप से लिखते हैं, क्या मैटर करता है वो अभी हम देखेंगे। तो आप सिर्फ इतना सा समझिए कि ये जो नंबर लिखे हुए ये किसी ना किसी, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैंने, क्रम में व्यवस्थित होते हैं, किसी ना किसी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये आपको बताया मैंने सिंपल, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट नंबर पर हमने अपने पास में आव्यूह का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए पहले इसको उतार लीजिए आप। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का क्रम। अच्छा, आव्यूह का क्रम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। देखिए A इक्वल टू, मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी। ठीक है, अब मैं ये पूछूं कि ये जो 2 है ये कहाँ पर है, इसका एड्रेस क्या है। तो ये इसका एड्रेस देने के लिए हम पढ़ेंगे क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इसके लिए मैं आप यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। पहले एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा ए, यहाँ भी ए लिखा और यहाँ भी ए लिखा। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले समझा कि ये जो होती है अपने पास में, ये क्या होती है, रो होती है ना। और ये वाली, ये R1 होती है, ये R2 होती है और ये क्या होती है, R3 होती है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ये C1 होता है, ये C2 और ये C3 कॉलम होता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये अपनी जगह पर है, इसका एड्रेस कौन देगा। देखो यहाँ पर होता है 1 1, यानी पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। ये होता है पहली रो और दूसरा कॉलम, ये है पहली रो और तीसरा कॉलम। देखिए आप, पहली रो देखिए और उसका सेकंड कॉलम, आ रही बात समझ में। देखो पहली रो और तीसरा कॉलम, क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 2 1, यानी कि दूसरी रो का पहला कॉलम, यानी ये पहले वाला रो को प्रेजेंट कर रहा है और ये दूसरा वाला जो है ये कॉलम को प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 2 और यहाँ पर 2 3 लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 3 1 3 2 और यहाँ पर 3 3 लिखेंगे। क्लियर बात है। तो यहाँ पर अगर मुझसे कोई ये पूछे कि 2 2 एलिमेंट बताइए इस वाली मैट्रिक्स का, तो हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे, कौन है 5, 2 2 एलिमेंट ये होगा। हम चेक करेंगे क्या, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम कौन है, 5 है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारा ऑर्डर होगा। अब ये क्या है, 3 × 3 की, देखो 3 कॉलम है और 3 रो है, यानी नंबर ऑफ रो कितना 3, नंबर ऑफ रो कितना 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितना 3, यानी 3 × 3 की मैट्रिक्स है ये। क्लियर है। तो नंबर ऑफ जो रो है उसको हम लिखते हैं m से और नंबर ऑफ जो कॉलम है उसको लिखते हैं हम n से, यानी ये m × n की मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास ये नहीं होता, हमें यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 है, यानी ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के भी बहुत सारे टाइप हैं, यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखी है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला है रो मैट्रिक्स, दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, चौथा है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बहुत सारे पार्ट हैं, तो अब एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ बता देता हूँ मैं, जिसके अंदर में ओनली
एक रो हो। देखो पहली बात तो आपके पास बुक होनी चाहिए, आप बुक निकाल लीजिए, ये सारे टॉपिक कैसे कैसे लिखे हुए हैं, वहाँ 1 रो की डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं पूरी डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ कि रो मैट्रिक्स क्या होती है ना, पंक्ति मैट्रिक्स, जिसके अंदर में एक पंक्ति हो, एक रो हो। जैसे मैंने लिखा A इक्वल टू, लिख दिया 1 2 3, तो ये रो मैट्रिक्स है। इसके अंदर में एक ही रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो कितनी होगी, एक रो होगी। और यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, अच्छा रो मैट्रिक्स और भी कितने भी एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एक और रो मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा 6, जैसे लिखा अपने 6 7 8 9, इनके बीच में कोमे नहीं लगेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, और इसको इस बॉक्स में ही लिखते हैं। ऐसा नहीं है बहुत सारे बच्चे ये बॉक्स लगा दिया, ऐसा नहीं है। उसने कहा ही ये है कि आपने जो डेफिनेशन देखी थी, उसने कहा था कि सुव्यवस्थित क्रम है ना, तो वहां पर एक ऐसा क्रम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अपने पास में क्या टॉपिक दिया हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, जिसमें क्या हो, एक ही कॉलम हो। जैसे 1 2 3 एक ही कॉलम है, रो और भी हो सकता है। अच्छा इसका ऑर्डर बताइए आप, देखो रो एक है, रो और कॉलम कितने, 3, तो 1 इंटू 3 की हो गई, ठीक है। इसका ऑर्डर बताइए 1 2 3 4, तो आर तो कितना है 1 और कॉलम कितना है 3। देख लीजिए रो एक है और कॉलम कितना है C1 C2 C3 C4 है ना, तो कितना है, सॉरी 1 इंटू 4 है। कितना है इसका ऑर्डर, 1 इंटू 4 इसका ऑर्डर है। इसका कितना होगा, इसका चेक करो आप, देखो रो कितनी है, 1 2 3, रो तो है 3, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 है, और यहाँ कॉलम कितना है, हमारे पास 1 है। मैंने यही कहा यहाँ पर पंक्ति में आपको एक बात बताई कि जिसके अंदर में एक रो हो, एक पंक्ति हो, तो वो क्या होगी, हमारे पास पंक्ति मैट्रिक्स होगी, यानी कि पंक्ति आवी होगी। और कॉलम में क्या होगा, जिसके अंदर एक कॉलम हो, वो क्या होगा, हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आप, कॉलम 1 है, यहाँ पर देख लीजिए आप रो 1 है, यहाँ पर भी रो 1 है, तो ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर एक रो हो, रो मैट्रिक्स, और जिसके अंदर एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट है अपने पास में जीरो मैट्रिक्स। देखिए जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जीरो को हम ओ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, जीरो मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करेंगे, और इसके जो एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे, है ना। जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रहे कि जीरो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को डालते हैं, जीरो मैट्रिक्स ना स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं आती है, ठीक है। तो ये जो अपन ने मैट्रिक्स बनाई है, ये पूरे इसके एलिमेंट क्या है, 0 0 एलिमेंट है, और ये 3 इंटू 3 की है, यानी कि इसमें रो भी कितने हैं, 3 है, और कॉलम भी कितने हैं, 3 है। आपको ये दिखाना नहीं है R1 R2 R3 करके, C1 C2 C3 करके, और बहुत सारी जगह तो हमें ऑर्डर भी नहीं लिखना है। मैं बताऊँ आपको ऑर्डर कहाँ लिखना है और कहाँ नहीं लिखना है, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन में अपन ने ऑर्डर लिख दिया, ठीक है। तो ये होगी जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल सा फंडा है कि m इंटू n होगा, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। बात को समझना, जैसे मैंने कोई भी मैट्रिक्स लिखी, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिए, जितने रो हैं, जैसे R1 R2 और यहाँ क्या है C1 C2 है ना, तो जितने रो हैं यानी कि नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 2, यानी कि रो यानी m इक्वल टू अगर n है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दोनों इक्वल है, तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। बात समझ में आई। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कहा मैंने कि जितने भी रो हैं और जितने भी नंबर ऑफ रो हैं और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल होंगे, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा भी हो सकता है कि 3 इंटू 3 की हो, कितने की भी हो सकती है, और अकेला एक एलिमेंट भी हो सकता है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स से भी बहुत सारे पार्ट हैं और अभी अपन उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स देख लेते हैं, विकर्ण अवयव क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो मैट्रिक्स होती है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जनरल रिप्रेजेंटेशन है क्या किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक इक्वल में कि कोई मैट्रिक्स है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा मैंने A11 A12 A13 है ना, तो अब टू यहाँ पर कुछ AN हुआ होगा। देखो 1 तो कांस्टेंट चल रहा है अपना, ठीक है, और क्या बढ़ रहा है अपने पास, कॉलम बढ़ रहे हैं। देखो रो तो कांस्टेंट है, ये रो है, ये क्या कॉलम है 1 2 3, तो ये n कॉलम, ऐसा फील करो आप, ठीक है। तो ये अपन ने ऐसा बना लिया। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखो 21 A22 A23 एंड सो ऑन, क्या चला होगा A2n चला होगा। क्लियर है,
ये बात समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ नीचे भी चल रहा होगा ना, A12 चला है, यहाँ क्या चला A21, अगली स्टेप में क्या आएगा A31 आएगा, फिर A41 आएगा, इसी प्रकार आएगा ना। तो यहाँ पर कुछ देखो 1 2 ये बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, रो बढ़ रहा है, तो m रो बोल दूँ मैं इसको। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि रो m है और कॉलम क्या है n है, नंबर ऑफ कॉलम n है और नंबर ऑफ रो क्या है हमारे पास में n है। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने AM1, देख लीजिए आप 1 1 2 1, फिर क्या आएगा 3 1, तो यहाँ पर क्या आएगा M1। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार ये भी चलेगा, तो ये कैसे चलेगा, देखिए ये M2 चलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यूँ चलाता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा AMN आएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही है, यहाँ लिखा A11 A12 A13 एंड सो ऑन 1N A1N। क्लियर है। इसी प्रकार मैंने नीचे चलाया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया M1 AM1। ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले भी तो कोई नंबर आया होगा, ठीक है, तो मैं उस नंबर को सपोज वो यहाँ पर है A1J आया, आप ये मान लीजिए इससे पहले कोई नंबर है वो क्या हुआ A1J हुआ। ठीक इसी प्रकार ये AM1 से पहले भी यहाँ पर कोई नंबर आया होगा और वो क्या आया होगा, वो हमारे पास में आया होगा AI1। देख लीजिए मैंने यहाँ लिखा I का मतलब क्या है और J का मतलब क्या है समझिए आप। यहाँ पर 1 का मतलब तो है रो और J का मतलब क्या है हमारे पास में कॉलम। ये नंबर ऑफ कॉलम ही है जो चल रहे हैं, ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम है। और यहाँ पर ये जो अपन ने लिखा है इसमें देखो यहाँ A11 लिखा था तो पहली रो पहला कॉलम, यहाँ पर 21 लिखा तो क्या दूसरी रो पहला कॉलम। ठीक है। तो यहाँ पर ith रो है ना, ith रो समझते हो ना, जैसे अपन लिखते हैं 10th या 10वीं है ना, तो इसी प्रकार यहाँ पर AI1। ठीक है। तो ये आया। अच्छा देखो ये दोनों यहाँ पर आकर के जब मिलेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा AIJ, और यही इंपॉर्टेंट है, यही समझाने के लिए मैंने इतनी सारी आपके साथ में ना इतनी बकवास की है। ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपल इसको किसको जनरल रिप्रेजेंटेशन को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ A = AIJ ब्रैकेट लगा के M × N, और यही हमें मैट्रिक्स का फॉर्मेट है कि A = AIJ M × N। ये हमारी मैट्रिक्स की फॉर्मेट है जो हमने इससे प्राप्त की है। ठीक है। अब हम समझेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें इसके अंदर में। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना डायगोनल मैट्रिक्स, इस तरफ कर देता हूं मैं। देखिए स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैं एक बात कहूंगा, जैसे मैंने लिखा A = कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और जैसे मैंने लिखा 1 2 3 और बाकी सारे एलिमेंट को मैंने 0 कर दिया। देखिए बाकी सारे एलिमेंट्स को मैंने क्या करा 0 कर दिया। मैंने एक जो विकर्ण था उसे छोड़ा और उसके अलावा उसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको 0 कर दिया। इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स थे उन्हें मैंने क्या किया 0 कर दिया। तो यहाँ पर इस एक को इसको छोड़कर इस एक विकर्ण को छोड़कर सारे एलिमेंट को क्या किया हमने 0 कर दिया। इसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके अंदर में मुख्य विकर्ण। अच्छा यही विकर्ण क्यों लिया, ये बात जरूरी है समझना। भाई विकर्ण तो ये भी होता है, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, सर ये भी तो विकर्ण होता है, इसको कर दो बाकी 0 कर दो। ऐसा नहीं है, इसके अंदर क्या है, ये जो है ना, ये जो यानी कि अभी जो मैंने बताया था I = J होना जरूरी है। डायगोनल की डेफिनेशन ही यही है कि I = J होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर A11 होगा, यहाँ पर देखो A12 होगा, यहाँ पर A13 होगा नहीं होगा, यहाँ A21 होगा, यहाँ A22 होगा, यहाँ क्या होगा A23 होगा, और इसी प्रकार यहाँ पर A31 A32 और A33 होगा नहीं होगा। इसको इस तरह से बॉक्स में पैक करते हैं, इसको A लिखते हैं, बताया मैंने, और यहाँ क्या लिखते हैं M × N लिखते हैं, यानी कि 3 × 3 लिखते हैं, यही लिखते हैं बेटा, यही लिखते हैं। तो यहाँ एक चीज़ नोट कीजिए आप, इस वाले डायगोनल में यानी इस वाले विकर्ण में I = J है। देखिए 1 1 I = J, 2 2 3 3, इसीलिए इसी डायगोनल को लेंगे हम, ये वाला डायगोनल नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ देखो 1 = 3 नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आई। तो हम हमेशा ये वाला विकर्ण लेंगे, ये वाला डायगोनल लेंगे, इसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में हमारे पास में स्केलर मैट्रिक्स। देखो ज्यादा कुछ नहीं, स्केलर मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है, और जबकि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। भाई इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो बोल सकते हैं कि 3 × 3 क्रम की है, 3 × 3 क्रम की है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है स्केलर मैट्रिक्स, यानी अदिश आव्यूह। अब अदिश आव्यूह में क्या होता है, बस सिंपल सी बात ये याद रखनी है, ये जो हमने डायगोनल के एलिमेंट्स निकाले हैं ये सारे एक समान होंगे। कैसे हो सकता है 3 3 3 हो
5 5 5 हो, तो अगर ये सारे एलिमेंट्स एक ही हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, अदिश कहेंगे। जैसे मैंने 3 3 लिख दिया, तो अब ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, ये बन गई हमारे पास में स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है बात, समझ में आ गई। और इसी प्रकार देखो 1 1 को छोड़ करके, 1 1 को छोड़ के, अभी मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा इस चीज को, पहले इस चीज को समझिए। अगर यहाँ 1 1 और 1 लिख देता हूं मैं, तो फिर भाई ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इकाई अवयव। आ रही बात समझ में। यहाँ 1 1 1 अगर आ जाए, 1 1 1 आ जाए, तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, यूनिट कहेंगे, इकाई अवयव कहेंगे, उसे हम स्केलर कह भी सकते हैं। लेकिन देखो मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताई कि डायगोनल क्या है, स्क्वायर है। मैंने यहाँ पे क्या कहा, डायगोनल मैट्रिक्स एक प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक इसी प्रकार स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी है और स्क्वायर भी है। उसी प्रकार आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है, अगर मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ तीनों जगह बेटा, अगर यहाँ 1 1 1 लिख दिया, तो एक बात बताओ, ये स्केलर मैट्रिक्स भी तो है। मैंने कहा ना तीनों इक्वल, तीनों सेम नंबर होना चाहिए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। बात समझ में आ रही है आपको। यही मैं आप बताना चाह रहा हूं कि जितने भी यहां पर आप चाहो तो शॉर्टकट में लिख सकते हो कि ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, इसे क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, इसे डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। आ रही बात समझ में। और इसको क्या कहेंगे, इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहेंगे। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। ये इतनी सी बात है, मैंने आपको ये शॉर्टकट में लिख के दिखाया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में ट्राइंगल ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ट्राइंगल ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, देखो बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ लिखा मैंने A इक्वल टू और एक मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, और यहाँ पर मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ पहले की तरह ही, है ना। ये लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 0 0 0 लिख दिया, है ना। तो एक चीज़ देखिए, वापस मैं वो मुख्य विकर्ण की बात कर रहा हूँ। ये मैंने डायगोनल लिया, एक विकर्ण लिया, इस विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं, या इस विकर्ण के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो उनमें से कोई भी 0 नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और इसके भी 2 पार्ट हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल मैट्रिक्स, है ना। अच्छा, ट्राइंगल मैट्रिक्स के भी हमारे पास में 2 पार्ट है, अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रहा है वो नीचे बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगल। और अपर ट्राइंगल क्या होता है, जैसे मैंने A इक्वल टू लिखा और मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 लिखा, और बाकी ये है मैंने क्या कर दिए, 0 कर दिए। तो आप एक चीज़ को नोट कीजिए, ये देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ऊपर, तो इसको बोलेंगे अपर ट्राइंगल और इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्राइंगल। यानी कि ट्राइंगल मैट्रिक्स के भी 2 पार्ट है, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। क्लियर है, ये हमारा इंट्रो चुका था। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है अपना, कह रहा है कि एक 2 into 3 क्रम की अवयव बनानी है हमें, है ना, लिखनी है, जिसके लिए जो अवयव है वो इस नियम से बंधित है। बात को समझना, इस नियम से हमारे अवयव निकलेंगे, और हमें किस क्रम की बनानी है, 2 into 3 क्रम की बनानी है। यानी कि 2 तो हमें रो लेनी है और 3 हमें कॉलम लेने हैं। भाई 2 into 3 का मतलब बात समझ में आई, ये ऑर्डर दिया है हमें, क्रम दिया है, तो 2 तो हमें कितना, R तो हमें कितना लेना, 2। यानी कि देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको, I इक्वल टू हमें 1 और 2 लेना है, और J इक्वल टू हमें कितना लेना है, 1 2 3 लेना है। याद भी नहीं रहे तो छोड़ो, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, है ना। देखिए A इक्वल टू सबसे पहले आपको ये लिखना है, 2 into 3 क्रम की बनानी है, तो A11 A12, देखिए 1 2 3 तक चलेंगे, A13, फिर लिखेंगे A21 A22 A23, और इसको बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर आया है 2 3 वही ये है, और यहीं पे हम उसे भी लिखेंगे, यानी 2 3 क्रम की ये हमारे पास क्या बनी, मैट्रिक्स। और अब हमें प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी A11 क्या होगा वो निकालना है, A12 कितना होगा वो निकालना है, A13 क्या होगा हमें वो निकालना है, और उन सबकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है, और ये मैट्रिक्स हमें निकालनी है। उसने यही कहा है कि AIJ निकालिए जो किस प्रकार की हो, जिसके अवयव इस टाइप के हो। यानी कि हम यहाँ ये वैल्यू निकालने के लिए I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1 रखेंगे। बात समझ में आ रही है, क्या करेंगे, A11 निकालना है। देखिए A11 निकालने के लिए इसमें वैल्यू रखेंगे, तो देखिए A11 यहाँ 1 रखा, I की जगह J की जगह 1 रखा, तो यहाँ भी I की जगह 1 और J की जगह 1 रखूँगा, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, 2 + 1 इक्वल टू 3, यानी A11 कितना आया, 3 आ गया। ठीक इसी प्रकार A12 निकालेंगे, तो I की जगह क्या आ रहा है, 1, और J की जगह कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो रखेंगे हम यहाँ पर I की जगह 1 और J की जगह 2 रखेंगे। तो देखिए ये 2 है, I की जगह 1 रख रहा हूँ,
रख के दिखा देता हूँ, पहले वाले में नहीं दिखाया, ठीक है। प्लस जे की जगह कितना रखेंगे 2, सोल्व करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आया 4, तो A12 कितना आ गया 4 आ गया। ठीक इसी प्रकार क्या निकालेंगे A13 निकालेंगे, यहाँ निकाल देता हूँ A13, यानी कि I की जगह पे 1 रखूँगा और J की जगह पे कितना पुट करूँगा 3 पुट करूँगा, तो कितना आएगा 2 1 प्लस 3। क्लियर है, सोल्व करते हैं, 2 एकम 2 प्लस 3 इक्वल टू कितने हो गए 5, यानी A13 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में 5 आ गया। ठीक इसी प्रकार हम ये वाला निकालेंगे A21, अब I की जगह कितना आ गया 2, कंपेयर कीजिए आप AIJ से कंपेयर कीजिए, I इक्वल टू 1 आया, J इक्वल टू 1 आया। क्लियर है, अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 2 2 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी A21 कितना आ गया 5 आ गया। ठीक इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे A22 निकालेंगे, A22 यानी कि I की जगह 2 पुट करेंगे और J की जगह भी क्या पुट करेंगे हम 2 पुट अप करेंगे, तो यहाँ कितना होगा 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा 6 आ जाएगा। ये अपना एलिमेंट क्या निकला 2 2 निकल गया। इसी प्रकार हम 2 3 निकालेंगे, तो यहाँ देख लीजिए A23 वापस कंपेयर करेंगे किससे AIJ से, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 3 है, यहाँ पुट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे 2 I की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे। क्लियर है, और J की जगह कितना रखेंगे 3 पुट करेंगे, तो ये प्लस J की जगह 3 रखा, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 4 3 7, और ये किसकी वैल्यू आ गई A23 की वैल्यू आ गई। हमें कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यूज़ रखनी है और हमारा ये आंसर आ गया, यानी A इक्वल टू, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ मैं, A इक्वल टू क्या मैट्रिक्स बनी, देखिए हमारे पास कैसी मैट्रिक्स बनी, हमें A11 कितना आया 3, यहाँ लिखेंगे हम 3, A11 की जगह कितना लिख दिया 3। नेक्स्ट A12 कितना हुआ 4, और A12 की जगह हम लिखेंगे 4। उसके बाद में A13 कितना आया 5, और A13 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। क्लियर है, ठीक इसी प्रकार A21 देखिए दूसरा कॉलम पहली रो, एड्रेस पता चल रहा है, ये एलिमेंट कहाँ होगा, ये एलिमेंट दूसरे रो में पहले कॉलम में होगा, दूसरी रो के पहले कॉलम में होगा। तो A22 की जगह हम क्या रखेंगे, A22 की जगह हम 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे और फिर 7 रखेंगे, और ये क्या बन गई हमारी 2 रो और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स, यानी 2 × 3 की मैट्रिक्स। और उसने यही कहा था 2 3 क्रम की एक अवयव बनाइए जिसके जो अवयव हैं वो इस नियम से बंधित हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा आंसर हुआ, ये हमने मैट्रिक्स। एक नंबर में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, या फिर 2 मैट्रिक्स दे करके कंपेयर करके वैल्यू निकलवाता है, कोई वैल्यू गायब करके, और वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे और इस टाइप से अपन क्वेश्चन करेंगे।